मेरे समझौते की पत्नी घर पर बैठे बैठे वाइन पी रही थी। उस विकृत इंसान को कोस रही थी जिसने उसके इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। शादी से पहले मैंने सोचा था वह मेरे पैसों के पीछे है, तो मैंने अपनी पहचान छुपाई। उसे बताया कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड जबकि मैं एक बिलियनियर अर्जुन माथुर हूँ। मैंने कहा, तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है, तुम्हें उस सनकी के बारे में और फिक्र करने की जरूरत नहीं है। पता है उसने मुझसे क्या कहा था? तुम बिस्तर पर काम पूरा नहीं कर पाते, उसने कहा। फिर मुझे ट्राई करके देखो। मैं उसकी आंखों में देखकर चुनौती दी। उसे लेकर सोफे पर लेटाया। वो हंसने लगी। कही, फिर ट्राई करते हैं। तुम कितने मर्दाना हो, चूमो मुझे। उसके हाथ मेरे सीने में रेंगने लगे। मैंने उसके हाथ को रोका। कहा, आग के साथ मत खेलो, जल जाओगी। उसने कहा, जल जाने दो। मैंने सोचा हम लोग शादीशुदा हैं, फिर मैं अपने आप को क्यों रोक रहा हूँ। उसके करीब आया, उसके होठों पर होंठ रख दिए और उसे जुनूनी तरीके से चूमने लगा। अचानक से वह कही, तुम बिल्कुल उसके जैसे हो। मैं चौंक उठा, किसके जैसे? और उसे अपने से दूर किया। उससे दूर हटकर मैं दूसरे वाले सोफे पर बैठ गया। वह हंसने लगी, उठकर बैठ गई। नहीं, तुम वह नहीं हो। नहीं, मैं उत्सुक हूँ। मैंने कहा, कौन है वह? क्या तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है या कुछ और? मैं उससे पूछा। वो मेरे ऊपर झपट पड़ी और मुझे चूमने लगी। मैंने उसे दूर किया। नहीं, मेरे सवाल को टालने की कोशिश मत करो, बताओ मुझे, मैं पूछा। वह मेरे सामने अपनी अदाएं दिखाने लगी, मेरे करीब चिपक गई, कहने लगी, बस मुझे चूमो। मैंने कहा, एकदम बच्ची हो, जाओ उसी के पास, अगर तुम यही चाहती हो तो। मुझे जलन होने लगी। मैं खड़ा हो गया और उसे अपने गोद में उठा लिया। कहा, मेरे साथ गेम खेलना बंद करो और होश में आओ। कहकर मैं उसे उठाया और उसे अपने स्विमिंग पूल में गिरा दिया। उसकी चीख निकल गई जब स्विमिंग पूल में छटपटा रही थी। कही, तुम पागल हो। हाँ, मेरे साइकियाट्रिस्ट ऐसा ही सोचते हैं। मैं कमर पर हाथ रखकर कहा, क्या? वह चौंक उठी और मैं उसे वहां पर छोड़कर अपने कमरे में आ गया। कहानी निशा की जुबानी। मैं अपने सहेली कनक के साथ बैठी हुई थी। कहीं हम दोनों इतने अच्छे से रात बिता रहे थे। चीज गर्म होने लगी थी। उसने मुझे पूल में गिरा दिया। वह चौंक उठी, क्या तुम लोग कभी करीब नहीं आए? मैंने जवाब दिया, नहीं, हमारी शादी को इतने दिन हो गए हैं पर हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा लगता है वह मुझे हाथ नहीं लगाना चाहता और हम दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। मेरी सहेली कनक बिदक उठी। कहीं अलग कमरा? मेरा मतलब तुम खुद को देखो, तुम कितनी खूबसूरत हो। कहीं उसके साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं? विश्वास करो, मुझे नहीं लगता उसके साथ कुछ गड़बड़ है, मैं कही। और मेरी सहेली हंसने लगी और फिर कहा, मुझे समझ आ गया, शायद उसकी पहली पत्नी की वजह से, शायद वह उसे भुला नहीं पाया होगा, यही होना चाहिए। उसकी बातों से मुझे झटका लगा। मैं कुछ सोच कर कही, अगर वह अब भी उससे प्यार करता है तो उसे तलाक क्यों दिया होगा? कनक कही, पता नहीं, शायद उसकी पत्नी ने उसे छोड़ दिया होगा, हमें नहीं पता क्या हुआ। तुम्हें उस आदमी से सावधान रहना चाहिए। मैंने कहा, नहीं, वो ऐसा नहीं है। उसने जो कुछ भी किया है, एक, वह शरीफ है, दूसरा उदार, तीसरा बहादुर, चौथा वो मजबूत है, पांचवा वो हमेशा मेरे साथ रहता है जब भी मुझे उसकी जरूरत पड़ती है। कसम से वह एकदम परफेक्ट है। मेरी सहेली हल्का सा हंसी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? तुम उसके लिए बुरी तरीके से गिरी हो। नहीं गिरी क्या? वह कही, जिससे मेरी बोलती बंद हो गई। मैंने कहा, पता नहीं तुम क्या कह रही हो। कनक कही, देखो, अगर तुम्हें यह आदमी पसंद है तो आज रात ही अपना काम हासिल कर लो। मैं उसे हल्का सा मारी और फिर शर्माने लगी। रात को जब वह अपने कमरे में सो रहा था, मैं चुपके से दरवाजा खोली और उसके कमरे के अंदर आ गई। दबे पांव मैं उसकी ओर कदम बढ़ा रही थी। हनी, मैं पुकारी और उसके बिस्तर के ऊपर चढ़ गई। मैं अपने सोते हुए पति को देख रही थी। कितना मासूम लगता है, कितना हैंडसम है। मेरी नजरें उसके होठों पर पड़ी और मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई। मैं धीरे से अपने हाथ उसके सीने के करीब लेकर गई और उसके शर्ट के बटन खोलने लगी। उसने एक काले रंग की शर्ट पहनी थी। उसके सीने में अपनी उंगलियां चला रही थी कि अचानक से उसकी नींद खुल गई। उसने अपने हाथ मेरे हाथों के ऊपर रखे और सीधे मेरे ओर देखा। तुम क्या कर रही हो? मेरे कमरे में छुप कर आई हो, वह भी आधी रात को? वह मुझसे पूछा। मैंने कहा, दरअसल मैं ऐसा सोचती हूँ कि यह हमारा कमरा होना चाहिए, मैं अलग अलग कमरे में और नहीं सोना चाहती। मेरा पति यह सुनकर चौंक उठा, खिसक कर मेरे करीब आया, पूछा, तुम मेरे साथ एक ही बिस्तर पर सोना चाहती हो? मैं अपना सर हाँ में हिलाई और उसे नीचे लेटने का इशारा की। मेरे पति ने कहा, तुम्हें पता भी है पति पत्नी शादी के बाद क्या करते हैं? और हल्का सा मुस्कुराया और मेरे करीब आकर लेट गया और पूछा, क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था?
जब धीरे धीरे मेरे बाजू में अपनी उंगली चला रहा था और मैं उस पल को याद करने लगी जब वह मुझे जुनून के साथ चूम रहा था, जिससे मेरे अंदर एक सनसनी पैदा होने लगी। हाँ जरूर मुझे याद है, मैंने जवाब दिया। मैं सोचने लगी कैसे वह विकृत इंसान लोकेश मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। वह मुझे चूमने के लिए मेरे करीब आ रहा था। मैंने कहा, बस सोच के ही मैं बीमार महसूस करती हूँ। बीमार कहकर एक झटके से वो मुझसे दूर हट गया। हाँ मैंने जवाब दिया, मुझे जिंदगी में इतनी घिन कभी नहीं आई। अचानक मेरे पति ने कहा, निकल जाओ। उसे सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा। क्या? मेरे पति ने गुस्से से कहा, निकल जाओ नहीं तो मैं निकल जाऊंगा। अपने पति के ऐसे बर्ताव से सदमे में थी, सोच में डूबी हुई थी कि वह तकिया लेकर कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर दिया। हे भगवान, क्या होगा अगर कनक सही है तो, कि वह अपनी पहली पत्नी को भुला नहीं पाया। अब मैं क्या करूं? मैं अपने बेकरी में आकर बस उसी के बारे में सोच रही थी। उसकी एक्स पत्नी कैसी दिखती होगी। वेट्रेस, मुझे एक कैफेचिनो दो, एक कस्टमर ने कहा। इसके $6 है, मैं कही। जैसे ही कस्टमर को देखी मैं चौंक उठी। वो कोई और नहीं, मेरी सौतेली बहन रूबी थी। तुम? मैं चौंकी। यह तुम हो निशा? तुम्हें पता है मैंने सुना था कि तुम एक वेट्रेस का काम करती हो। मैं आकर देखना चाहती थी तुम कितनी दयनीय हो। तुम्हें देखते ही मुझे उल्टी आती है, उसने कहा। मैंने कहा, मैं ईमानदारी से पैसे कमाती हूँ, इसमें कुछ दयनीय या अपमानित महसूस करने की कोई बात नहीं। जो काम मैं करती हूँ। मैंने उसे कॉफी पकड़ाई, कहा $6। पैसे बढ़ा दी। जैसे ही कॉफी पी वह खांसने लगी और मेरे सामने कॉफी गिरा दी। मैं चौंक उठी, पीछे हटी। यह क्या था? इसका स्वाद गटर जैसा है। तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी, इसके लिए लोगों से पैसे लेती हो, वह कही। मैं सांस छोड़ी, कहा, तुम्हें लगता है इसका स्वाद गटर जैसा है तो तुम्हें हमारा प्रीमियम कॉफी टेस्ट करना चाहिए। यह सच में हमारा पॉपुलर बैच है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगी? मैं जोर से सारे कस्टमर को आवाज देते हुए कही। यह दयालु लड़की आप सबको ट्रीट देना चाहती है, सबसे अच्छे ब्रांड की कॉफी पिलाकर। आप सब इसके लिए ताली बजाइए। सारे कस्टमर खुश होकर उसके लिए ताली बजाने लगे। तुम क्या कर रही हो? मेरी सौतेली बहन मुझ पर चीखी। एक दूसरी कस्टमर कही, तुम सच में कितनी दयालु हो और तुम कितनी खूबसूरत भी हो। आज तक तुम जैसा कभी किसी से नहीं मिली। थैंक यू सो मच। मेरी बहन यह सुनकर खुश हो गई, कहने लगी, मैं और क्या कहूँ, मैं सच में बहुत उदार हूँ। इतनी उदार हूँ कि एक और बैग तुम्हारे सबसे अच्छी कॉफी बिन की जोड़ना चाहती हूँ। मैंने दूसरा कॉफी का जार भी आगे बढ़ा दिया। कहा, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी कीमत $8000 है, वह कही। फिर से कहो। मैंने कहा, तुमने मुझे सुना है। तुम्हारे लिए तो यह पैसे चिल्लर जैसे हैं। तुम्हारे पास फैंसी कार है, फैंसी घर है। वह अपना कार्ड निकाल कर कही, इसका चार्ज ले लो। मैंने उसके कार्ड से पैसे काट लिए, कहा, बहुत बहुत शुक्रिया इतना अच्छा बिजनेस देने के लिए। बेचारी मेरी बहन का चेहरा बन गया। मैं उसे अच्छा सबक सिखाई। उसने कहा, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, घटिया लड़की। कहानी अर्जुन माथुर की जुबानी। कल रात मैं उसके करीब था। उससे पूछा, क्या तुम्हें याद है कल रात क्या हुआ था, जब धीरे धीरे मैं उसके बाजू में अपनी उंगली चला रहा था? हाँ जरूर मुझे याद है, बस सोच के ही बीमार महसूस करती हूँ। बीमार कहकर एक झटके में मैं उससे दूर हटा। पहले वह इतनी गर्म थी और फिर अपने एक्स के बारे में सोच रही थी और अब यह कह रही है कि मुझे चूमने से यह बीमार महसूस कर रही है। कमरे से बाहर निकल आया था, पर आज ऑफिस में सोचा, मुझे इतनी जलन क्यों हो रही है? यह मेरी पत्नी है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुश होना चाहिए, मैं बुरा महसूस नहीं करना चाहिए। तभी मेरा असिस्टेंट आ गया, कहने लगा, सर जैसा कि आपने कहा था, मिसेस माथुर जिस बेकरी शॉप में काम करती है, हमने उसे खरीद लिया है। मैं सेल्स डॉक्यूमेंट को देखने लगा और फिर उठ खड़ा हुआ। मेरे असिस्टेंट ने पूछा, सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा, चीज़ों को सही करने। जब तक मैं उसके बेकरी शॉप के अंदर पहुंचा, वहां कुछ हलचल चल रही थी। कस्टमर कहने लगे, इस कॉफी में क्या मिलाया है तुमने? निशा, इसे पीकर हमें खुजली हो रही है। मेरी पत्नी कही, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, खुद इसे अपने हाथों से बनाई हूँ। सारे कस्टमर आपस में बातें करने लगे, उस पर इल्जाम लगाने लगे। तभी मैनेजर कहने लगी, हमें माफ कर दीजिए, जो कुछ भी हुआ मैं सब चीजों को सही करूंगी, तुम्हारे पैसों को इससे काटा जाएगा। वह मैनेजर मेरी पत्नी से कही, तुम्हारी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी निशा। मेरी पत्नी कही, जैसा कि मैं हमेशा करती हूँ वैसा ही किया, जरूर कुछ गलतफहमी हुई है। मैनेजर कही, गलतफहमी? इंचार्ज होने के नाते तुम्हें निश्चित करना होगा कि हर कॉफी का कप क्वालिटी के हिसाब से बनाया जाए। अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसका इल्जाम तुम पर लगाया जाएगा।
अपनी गलतियों से सीखो और बहाना मत बनाओ। मेरी पत्नी कही, मैंने कुछ गलत नहीं किया, तुम कैमरा की फुटेज चेक कर सकती हो। मैनेजर तुरंत बात बदल दी, नहीं उसकी जरूरत नहीं है, यह पक्का तुम्हारी गलती है, तुम्हें निकाला जाता है यहाँ से। तभी मैं अंदर आ गया, कहा तुम पीछे हटो, यह मेरी पत्नी है जिससे तुम बात कर रही हो। निशा मुझे देखकर चौंक उठी, अर्जुन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिक्र मत करो सोना, मैं किसी को तुम्हारे साथ बुली नहीं करने दूंगा। तभी वो मैनेजर मुझसे कही, तुम होते कौन हो मेरे मामलों में दखलंदाजी कर रहे हो? मैंने कहा, आज से मैं इस स्टोर का नया मालिक हूँ और इसका मतलब है कि मेरी पत्नी भी। मैं प्यार से उसकी ओर देखा, वह आश्चर्य से आंखें फैलाए मुझे देखने लगी। और तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है? मैंने उस मैनेजर से कहा, यह दुकान की मालकिन, यह नामुमकिन है। वह औरत हंसते हुए कही, तो फिर खुद ही देख लो, कहकर मैंने सेल पेपर उसके हाथ में दे दिया। वो मैनेजर देखकर घबरा गई, मुझे काम से मत निकालो, मुझे वह लड़की कही थी यह काम करने को। मैं अपनी पत्नी की ओर देखा, कहा अब से यह तुम्हारी जगह है, मुबारक हो बॉस, कहकर मैंने उसे कागजात पकड़ाया। वह मुस्कुराई और कही, अर्जुन यह सस्ता नहीं है, तुम्हें इतना पैसा कहाँ से मिला? और मेरी बोलती बंद हो गई। क्या बहाना बनाता? मेरी पत्नी नहीं जानती कि मैं एक बिलियनियर हूँ, वह मुझे सिक्योरिटी गार्ड समझती है। मैं हकलाने लगा, मैंने अपने एक दोस्त से बाजी जीती है। मैंने कहा, क्या तुमने हमारी सेविंग के साथ जुआ खेला? वह बिल्कुल चौंकी, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? यह बहुत ही जोखिम भरा है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वह सवाल पूछी। मैं गया काम से, फिक्र मत करो, यह बस एक बार के लिए है। मैं उसे शांत करने की कोशिश करने लगा। ठीक है ना, मैं कहा। वह अपनी आंखें बंद कर ली, फिर कही, कल रात तुम मुझ पर गुस्सा थे और आज यह कर रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वाकई मुझे भी समझ नहीं आ रहा। बेहतर होगा कि हम फिर से शुरुआत करें, कोरे कागज से, कैसा रहेगा? मैंने सुझाव रखा। मेरी पत्नी मुझे देखी और खुशी से उछल पड़ी और मेरे सीने से लिपट गई। भगवान, अब मेरे पास एक बेकरी है, मैं सच में कितनी किस्मत वाली हूँ जो मुझे तुम मिले, वह कही। अचानक से मेरी नजर रूबी पर पड़ी, जो बेकरी के बाहर मुझे देख रही थी। मैं अपनी आंखें छोटी करके उसे देखने लगा। सब समझ गया कि आखिर यहाँ जो नाटक हो रहा था उसकी वजह कौन है। मेरी एक्स वाइफ इन सब के पीछे है। मुझे याद है 3 साल पहले एक रात जब मैं अपने होटल के कमरे में सोकर उठा, रूबी मेरे साथ सोई हुई थी। मैं उस रात नशे में था, मैं नहीं जानता था मैं क्या कर रहा था, किसके साथ कर रहा था। रूबी को अपने साथ देखकर समझ गया था कि मैं उसके साथ गलत काम किया। कुछ दिनों में उसने कहा कि वह प्रेग्नेंट है। मुझे मजबूरी में उससे शादी करनी पड़ी। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे कि मैं उससे शादी करूं, पर मेरी एक गलती की वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई थी, तो मैं उससे शादी कर लिया। मैं जानता था वो बहुत ही चालाक लड़की है। डैड की कंपनी में मैं इन्वेस्ट भी किया। यह बाप बेटी बहुत ज्यादा ही चालाक है। शादी के बाद मैं रूबी के साथ कभी रिश्ता नहीं बनाया, क्योंकि उसे बस मेरे पैसों की जरूरत थी। वो मुझसे प्यार नहीं करती थी। लेकिन मुझे हैरत का झटका तब लगा जब पता चला कि उसने झूठे प्रेगनेंसी का ड्रामा किया था। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। साल भर के अंदर मैंने उसे तलाक दे दिया। मेरा दिल बिल्कुल टूट गया था। लड़कियां इसी वजह से मुझसे रिश्ता बनाती है। तभी मैं अपनी पत्नी निशा के ऊपर शुरू में शक किया था। उसे नहीं बताया था कि मैं अरबपति हूँ, बल्कि वह सोचती है कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ। लेकिन मैं इतना समझ चुका हूँ कि मेरी पत्नी मुझसे पैसे नहीं चाहती, वह मेरा ध्यान रखती है और खुद अपने बलबूते पर है। जब मैं उसे बताया कि मैं इस घर को $2000 में किराए पर लिया है, उसने $1000 मुझे दिए। एक बिलियनियर को यह पैसे दिए तो फिर मैं उसके लिए यह बेकरी शॉप तो खरीद सकता हूँ, लेकिन मैं रूबी को, अपनी वाइफ को परेशान करने नहीं दूंगा। इसी वजह से मैंने उसे मिलने को बुलाया। मैं रूबी का इंतजार कर रहा था। वो कमरे के अंदर आई। मैं उसकी ओर पीठ करके था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, कहा, अर्जुन बेबी, तुम्हारे कॉल से मैं चकित रह गई थी। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। मुझे नकली मुस्कान देने लगी। मैं गुस्से से उसकी ओर पलटा, कहा, मैं तुम्हें एक ही बार चेतावनी दूंगा, अगर तुमने निशा को चोट पहुंचाने की कोशिश की, तुम्हें नहीं पता कि मैं आगे क्या करूंगा। वह अपना हाथ दूर की, कहा, क्या कह रहे हो? मैंने कहा, मैंने तुम्हें बेकरी शॉप में देखा था और मैनेजर ने सब कुछ स्वीकार किया, तो झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। उसने कहा, अर्जुन तुम मुझसे ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने उसे सुधारा, मेरी पत्नी थी। वह चौंक उठी, मुझे समझाने लगी, अर्जुन देखो, यह एक बस गलतफहमी है। मेरा मतलब यह नहीं था तुम और निशा एक दूसरे के लिए नहीं बने हो। उसका क्या जो हम दोनों के बीच में था? क्या तुम्हें वो रात याद नहीं, 3 साल पहले द रॉयल होटल में? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कहकर वो मेरे कोट को अपने हाथ से पकड़ ली। मैंने उसके हाथ को पकड़ा और छुड़ाया। वह रात एक गलती थी और तुम्हें याद दिला दूं, मेरे पास अब भी रास्ता है कि मैं तुम्हारे और तुम्हारे पापा के खिलाफ क्रिमिनल चार्ज लेकर आऊं।
मैंने कहा। जब याद आने लगा कैसे बाप बेटी मिलकर झूठी प्रेगनेंसी का नाटक करके मेरी कंपनी का इन्वेस्टमेंट लिया था। नहीं ऐसा मत करो, वह कहने लगी। तुम और निशा एक दूसरे के लिए सही नहीं हो। वह बस एक वेट्रेस है और मुझे देखो, मैं उससे कहीं ज्यादा हूँ। हमारी एक साथ एक जिंदगी है, वह कही। मैं गुस्से से कहा, मुंह बंद करो। निशा के अंदर वह चीज है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। वह दयालु है, वह पवित्र है और हमसे दूर रहो, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ खुद निपटूंगा, कहकर मैं वहां से निकल गया। कहानी निशा की जुबानी। मैं अपने बेकरी में थी, कस्टमर को देखकर मुस्कुरा रही थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था, अब मेरे पास अपनी बेकरी है। सच में अब मेरी जिंदगी सुधरने लगी है। 3 साल पहले वो अजनबी उस होटल में मुझे तोड़ दिया था जब मैं नशे में उसके साथ द रॉयल होटल में रात गुजारी थी। उस अजनबी ने शायद उसकी वीडियो बना ली थी। मेरे पापा के पास उसकी तस्वीर पहुंच गई। इंस्टाग्राम में भी उस आदमी ने फोटो पोस्ट कर दिया था। मुझे कॉलेज से निकाल दिया गया। डैड ने मुझे घर से निकाल दिया और मेरी जिंदगी उसी पल नरक बन गई थी। उस अजनबी इंसान ने मेरा सब कुछ मुझसे छीन लिया था। जाने कौन था वह आदमी। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि मेरा पति अर्जुन वह इंसान है, पर ऐसा साबित नहीं हो सका। और सबसे बड़ी बात, अर्जुन के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी फिर से धीरे धीरे संवरने लगी है। बेहतर होगा कोई मुझे चोटी काटे। यह सब कुछ सपना तो नहीं। अचानक से मेरी नज़र एक बॉक्स पर पड़ी। उसमें एक कागज में कुछ लिखा हुआ था। एक ऑर्डर था जो मुझे माथुर ग्रुप के सीईओ को खुद जाकर डिलीवर करना था। मुस्कुराकर मैं उसे खोली। देखा $2000 का टिप्स थी। यह कमाल का है। मुझे इस ऑर्डर पर अभी काम करना होगा और मैं उसे कुछ ज़्यादा ही स्पेशल बनाना होगा। मैं माथुर ग्रुप के गगनचुंबी इमारत के सामने खड़ी थी, सोचने लगी अगर मुझे कॉलेज से नहीं निकाला गया होता तो शायद मैं यहाँ पर काम करती। मैंने सुना है इसका सीईओ बहुत गुणवान है। देखते हैं यह दूसरा वाला अर्जुन कैसा दिखता है। मैं बिल्डिंग के अंदर जाने लगी, सोचने लगी इसका नाम भी मेरे पति के नाम ही जैसा है, अर्जुन माथुर। मेरा दिल काफी तेजी से धड़क रहा था। जैसे जैसे मैं सीईओ के ऑफिस के करीब जा रही थी, जैसे ही कमरे के अंदर अपना कदम रखी, मैं बिदक उठी जब सीईओ की कुर्सी को देखा। कहानी अर्जुन माथुर की जुबानी। सच में यह कितना खुशनुमा सरप्राइज है। मैंने अगले हफ्ते तक की आपके आने की उम्मीद लगाई थी। मैंने अपने डैड से कहा जब मेरे मॉम डैड मुझे ऑफिस में मिलने आए थे। दरअसल मैंने तुम्हारी दादी से सुना कि तुम्हारी शादी हो गई है। मेरे डैड ने कहा तो हम दोनों कैसे छुट्टी मनाते रह जाते। अपनी बहू से मिलना यह हमारी प्राथमिकता है, मेरे डैड ने कहा। मैंने कहा आप लोग 2 दिन आराम कीजिए, मैं आपको अपनी पत्नी से मिलवाऊंगा। वादा करता हूँ आप लोग उससे प्यार करोगे, मैंने कहा। मेरी माँ ने कहा हमारे लिए तो जरूरी है कि तुम मुझसे प्यार करते हो। डैड ने मेरी माँ से कहा हाँ, सच्चा प्यार ठीक वैसे ही जैसे मेरे और तुम्हारे बीच में है। मैंने कहा वाह डैड, आप सच में मुझे यह बात जता रहे हो। मेरे पापा ने कहा फिक्र मत करो बेटा, तुम भी बहुत जल्द उस मुकाम तक पहुंच जाओगे। तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने कहा अंदर आ जाओ। जैसे ही मैंने देखा दरवाजे पर कौन है, मैं एकदम सतर्क हो गया। मेरी पत्नी निशा आंखें फैलाए मुझे देख रही थी। मैं जल्दी से सीईओ की कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। अर्जुन, वह कही। मेरे पापा मम्मी बड़बड़ाने लगे, क्या यह मेरी बहू है? वह तो बहुत खूबसूरत है। मेरी पत्नी उन दोनों को देखी और फिर मेरे करीब आ गई। कहने लगी अर्जुन तुम सीईओ की कुर्सी में क्यों बैठे हो? मैं चुप हो गया। कहा दरअसल सीईओ ने कहा था कि मैं उसकी कुर्सी उसके केबिन तक पहुंचा दूं। मैं तो बस इस कुर्सी को जांच रहा था, मैं बस एक सिक्योरिटी गार्ड हूं। उसने कहा वह तुम्हें यह चेयर लाने को कहा था, उसमें बैठने को नहीं कहा था। आ जाओ, तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओगे। मेरे मम्मी पापा आश्चर्य से हम दोनों को देख रहे थे। जब वह मुझे खींचकर कमरे से बाहर ले जाने लगी, तभी मेरे पापा ने उसके कंधे पर हाथ रखा। हेलो, मैं मनोहर हूँ। और मेरी पत्नी ने बात को काटी और मुझसे पूछी यह लोग कौन है? मैंने कहा निशा, ये मेरे पेरेंट्स हैं। मॉम डैड, यह आपकी बहू निशा है। और निशा, यह मेरी माँ लिली और मेरे डैड मनोहर हैं। वह अभी विदेश से आए हैं। मैंने अपनी पत्नी को बताया। देश घूमने गए थे? वह चौंक उठी। वह आप दोनों को देखकर लग रहा है आप दोनों काफी रईस हो। मेरी माँ कही तुम्हें अर्जुन ने नहीं बताया? हम सच में बहुत। मैं तुरंत खांसा और मेरी माँ बीच में रुक गई और मेरी पत्नी मुझे देखने लगी। मैंने अपने मॉम डैड के बीच में चला गया। अपने डैड के कंधे पर हाथ रखकर कहा मेरे डैड दरअसल एक कंपनी के ईमानदार ड्राइवर हैं और मेरी माँ यहाँ पर बहुत अच्छी सफाई कर्मचारी है। कंपनी इन्हें लंबे समय से सहूलियत खाने का इंतजाम देती है, पर यह भी हमारी तरह जूझ रहे हैं। मेरी पत्नी कुछ सोच कर कही मैं देख सकती हूँ कि तुम सब माथुर कंपनी के लिए कितने वफादार हो। मैं अपनी मम्मी पापा को देखकर कहा हम बहुत वफादार हैं। मेरी माँ मेरे कान में फुसफुसाई यहाँ चल क्या रहा है?
मैंने कहा बस नाटक करते रहो, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। मेरी माँ मेरी पत्नी को देखकर कही, मेरे पास आओ बेटी और यहाँ पर बैठ जाओ, कहकर उसे सीईओ की कुर्सी में बैठा दिया। प्लीज इसे अपने घर जैसा समझो। मेरी पत्नी घबरा गई, नहीं यह सही नहीं लग रहा। वह खड़ी हो गई। मेरे पापा करीब आ गए। बकवास मत करो, कहकर उसे दोबारा से उस कुर्सी में बैठा दिया। क्या यह कुर्सी आरामदायक नहीं है? मेरे पापा ने पूछा। मैं सोचने लगा, मेरी पत्नी मेरी ही कुर्सी पर बैठी है, जबकि इसे मालूम नहीं। मैं बस एक फोन कॉल करूंगा और यह कंपनी ठीक ऐसे ही कुर्सी तुम्हें भेज देगी, मेरे डैड कहे। मेरी पत्नी कहने लगी, थैंक यू सो मच, लेकिन इससे कंपनी की पॉलिसी जरूर उल्लंघन होता होगा, इसलिए सच में हम सबको यहाँ से निकल जाना चाहिए, इससे पहले कि कोई हमें यहाँ ढूंढ निकाले। माफ कीजिएगा, निकलकर मेरे करीब आ गई। कहने लगी, अर्जुन तुम्हें अपने पेरेंट्स को यहाँ से निकाल लेना चाहिए, इससे पहले कि उनकी नौकरी चली जाए। मैंने कहा, तुम्हारे बारे में क्या? मैं तुम्हें यहाँ पर अकेला नहीं छोड़ सकता, हमारे साथ चलो। उसने कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती, मुझे यह सीईओ को पहुंचाना होगा। मैंने कहा, क्यों ना देखा जाए कि इसके अंदर क्या है, कहकर उसके रिबन खोलने लगा। तुम यह क्या कर रहे हो? वह कही। जैसे ही मैं उस बॉक्स को खोला मैं बिल्कुल चौंक उठा। मेरी पत्नी की कुछ तस्वीर थी किसी मर्द के साथ जिसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। मैं तस्वीरों को एक एक करके देख रहा था। वह मेरा एक हाथ रोक ली। प्लीज इसमें मत देखो। मेरी माँ चौंक उठी, पूछी, बेटा यह क्या है? मैंने अपना सर हिलाया, कहा, मुझे नहीं मालूम। निशा, क्या तुम अपने आप को समझाओगी? मैं कसम खाकर कहती हूँ, तुम लोग मेरा विश्वास करो, कोई मेरी जिंदगी को बर्बाद करना चाहता था। वह रोने लगी। मैं उसके कंधे पर हाथ रखा, कहा, तुम पर विश्वास है, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है। तभी दरवाजा खुला और उसकी सौतेली बहन मेरी एक्स वाइफ रूबी कमरे के अंदर आ गई। उस पर विश्वास करते हो? यह घटिया सी औरत का मासूमियत का नाटक कर रही है, वह कही। मैंने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? रूबी कहने लगी, मॉम डैड आप लोगों की छुट्टियाँ कैसे रही? वो मेरे पेरेंट्स से पूछी। मैं यह नाटक को पूरा करती हूँ। यह लड़की मेरी घटिया सौतेली बहन है जो आप लोगों से झूठ कह रही है। वह कहती है कि वह एक बेकरी की मालकिन है, पर सच तो यह है कि वह अपने शरीर को बेचती है ताकि जल्दी से पैसे कमा सके। यह कॉलेज से ही ऐसे काम करती है। मेरे डैड ने यहाँ तक कि उसे लात मारकर घर से निकाल दिया था, रूबी कही। मेरी पत्नी रोने लगी। मैंने ऐसा कभी नहीं किया, रूबी कही। यह घटिया औरत बिल्कुल योग्य नहीं है आपके बेटे के लिए, आपके लिए। और इतना कही मेरी माँ ने काटा, अपनी जुबान पर लगाम दो, यह नहीं बल्कि तुम मेरे बेटे के काबिल नहीं। रूबी वह तस्वीर निकालकर मेरी माँ के पास लेकर गई, कही, मॉम डैड यह तस्वीर देखिए। मेरी माँ ने तस्वीर ली और उसे मोड़कर नीचे फेंक दिया। मैं अपनी बहू पर विश्वास करती हूँ, मेरी असली बहू, और हमें मॉम डैड कहना बंद करो। 2 साल से तुम्हारा तलाक हो गया है। नहीं मॉम, मेरा और अर्जुन का एक साथ रहने की योजना है, सब कुछ स्वाभाविक हो जाएगा, कहकर वो मेरे बाजू को पकड़ी। मेरी पत्नी उसे देखने लगी। मैंने कहा, तुम सपनों की दुनिया में हो, कहकर मैंने उसके हाथ को दूर झटक दिया। मेरा बेटा कभी तुम्हारे साथ नहीं होगा। मेरी माँ रूबी को चुनौती दी। मेरे डैड ने कहा, निकल जाओ यहाँ से रूबी, और निशा तुम यहाँ रह सकती हो। मेरी माँ निशा को अपने बाहों में लगा ली। बेचारी लड़की, तुमने पहले ही बहुत कुछ सहा है। निशा कही, आपको अनुमान भी नहीं होगा। मेरे डैड कहे, अब तुम घर पर हो जो हमारे साथ है। तभी रूबी कही, अब मुझे हंसी आ रही है, यह ठुकराई हुई लड़की तुम्हारे लायक नहीं है। मैंने कहा, तुम्हें पहले ही कहा था हमारे बीच में से हट जाओ, तो उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। अब देखते हैं क्या नतीजा होता है। तुम्हारे एलिमनी के पैसे, कहकर मैं उस तस्वीर के बक्से को नीचे जमीन पर गिरा दिया। वह घबरा गई। रूबी मेरा हाथ पकड़ ली। नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ। मैंने सिक्योरिटी बुलाई। इस पागल औरत को इस बिल्डिंग से बाहर फेंक दो। जैसे गार्ड उसे निकालने लगे, वह मेरी पत्नी निशा पर चिल्लाने लगी, निशा तुम एक कीड़ा हो, मैं तुम्हारी जिंदगी को नष्ट कर दूंगी, भले ही उसके लिए मेरी जान क्यों न चली जाए। रात में मैं अपनी पत्नी के कमरे में था, उसे सुला रहा था। वह नींद में चली गई। मैं उसके गाल में अपना अंगूठा रगड़ रहा था और फिर उसे चादर उड़ा दिया। कमरे से बाहर निकल आया। जब बाहर आया, मेरे मॉम डैड सोफे पर बैठे हुए थे। कहने लगे, तो तुमने निशा से बस मौज में शादी कर ली। मेरी माँ कही, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा है। वह बचपन में अपनी माँ को खो बैठी और फिर उसके डैड ने उसे घर से निकाल दिया। वह उससे बेहतर पाने की योग्य है। मेरे पापा ने हामी भरी। हाँ, तुम्हारी माँ बिल्कुल सही कह रही है। निशा अब हमारी बेटी है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करना। मैंने कहा, शुक्रिया डैड।
मेरी माँ कही मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुम उससे हमारी असली पहचान क्यों छुपा रहे हो? मैंने कहा दरअसल शुरुआती दौर पर मुझे लगा था वो मेरे पैसे के पीछे है। आप दोनों को मेरी डेटिंग हिस्ट्री पता है, इसलिए मैंने उससे झूठ कहा था। उससे कहा था कि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ, पर उसके बारे में जैसा सोचा था वो वैसी नहीं निकली। मैं बस सही समय ढूंढ रहा हूँ उसे सच बताऊं। मेरे डैड ने कहा जितनी जल्दी बताओ उतना बेहतर होगा। तुम उसे अपने हाथ से नहीं फिसलने दे सकते, वह सच में बहुत अच्छी है। मेरी माँ कही हाँ, उसे संजो कर रखो और उसे सच बताओ। मैं अपना सर हिलाया और फिर अपने कमरे में सोने आ गया। कमरे में आकर मैंने अपने सेक्रेटरी को कॉल किया। जॉन, पता लगाओ किसने मेरी पत्नी के बारे में ऐसी अफवाह फैलाई थी, मैं उसका नाम साफ कर दूंगा। मेरे सेक्रेटरी ने कहा मैं समझ गया मिस्टर माथुर, पर आपको पता है इसमें थोड़ा समय लगेगा। सिचुएशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन मैं अपना बेस्ट करूंगा। मैंने कहा बस एक काम कर दो और फोन रख दिया। फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैं अपने कमरे का दरवाजा खोला, देखा मेरा डैड कुछ स्प्रे कर रहे थे। मैंने कहा डैड क्या कर रहे हैं? मेरे डैड ने कहा यहाँ कीड़े मकोड़े हैं और मैंने देखा है उसने तुम्हारे कमरे पर घोंसला बना कर रखा है, तुम अपने कमरे पर नहीं सो सकते। उसे स्प्रे करते जा रहे थे। मैंने कहा ठीक है, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। मेरे डैड ने कहा बेवकूफ़ी भरी बातें मत करो, जाओ अपनी पत्नी के साथ सो। मैं चौंक कर उठा, फिर कंबल लेकर बाहर निकल गया। कहीं मेरे डैड की कोई चाल तो नहीं। खैर अभी किया भी क्या जा सकता है। मैं अपनी पत्नी के दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया और खटखटाया। मैं खड़ा खड़ा सांस छोड़ रहा था, तभी दरवाजा खुला। अर्जुन, वह आंख मलते हुए कही क्या टाइम हो रहा है? मैंने कहा बहुत रात हो गई है, पर मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। क्या मैं अपनी कंबल की ओर इशारा करते हुए कहा तुम्हारे साथ सो सकता हूँ। मेरी पत्नी अपना सर हिलाई और मुझे अंदर आने को कहा। हम दोनों एक दूसरे के पास सोए हुए थे। तभी मेरी पत्नी कही अर्जुन, मेरे अतीत के बारे में मैं उसे जाने नहीं दे सकती। सबसे बड़ी बात कि वह मुझे जाने नहीं देता। मैंने बहुत कोशिश की कि उसे अनदेखा कर दूं, पर उन तस्वीरों को देखकर कई सारी यादें फिर से वापस आ गए हैं। मैंने उसे टोका, इसमें तुम्हारी गलती नहीं थी। उस घटिया आदमी को अपने दिमाग में मुफ्त में रहने मत दो, वह तुम्हें और चोट नहीं पहुंचा सकता। हम एक परिवार हैं और हम तुम्हारे साथ हैं। वो मुझे देखने लगी। मैं बस झूठ नहीं कहना चाहती थी, मुझे झूठ से सख्त नफरत है, वह कही। वह अपनी आंखें बंद कर ली, कहने लगी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं भी अपनी आंखों को बंद कर लिया। कहा सोना, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं वह नहीं हूँ जो तुम सोचती हो कि मैं हूँ। मैं गहरी सांस ले रहा था कि मुझे अब अपनी असलियत उसे बतानी है। मैं असल में कहकर मैंने अपनी आंखें खोली और उसकी आंखों में देखना चाहा जो सो गई थी। मैं खुद से कहा बहुत अच्छी टाइमिंग किया अर्जुन। मैं अपनी सोई हुई पत्नी के करीब आया। गुड नाइट सोना, मैं वादा करता हूँ कि अब सब अच्छी अच्छी बातें ही होंगी। मैं सुबह अपने ऑफिस में आया, तभी मेरा सेक्रेटरी जॉन कमरे में आ गया। कहने लगा हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से यह घटना द रॉयल होटल में घटी थी और मुझे एक फाइल पकड़ाया। 3 साल पहले वहाँ पर एक पार्टी थी और आपकी पत्नी वहाँ पर थी। मैंने कहा द रॉयल होटल में उस रात मैं भी था। होटल की सिक्योरिटी फुटेज के साथ छेड़खानी की गई, मेरे असिस्टेंट ने बताया, पर मैं देख सकता हूँ कि रूबी भी उसी पार्टी में थी आपकी पत्नी के साथ। रूबी, मैं सोच में पड़ गया। वह फाइल टेबल पर रखा और फोन उठाया। मुझे पता था मुझे क्या करना है। मैंने दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई आ जाओ। मेरे सामने रूबी बैठी हुई थी, एक छोटे से कपड़े पहनकर। कहने लगी हे बेबी, मुझे पता है तुम मुझे नहीं भूल पाए हो। मैं यहाँ ड्रिंक लेने नहीं आया हूँ। मैं तुम्हें यह बात साफ साफ फोन में बताई थी। मैंने उससे कहा मुझे बस सच जानना है उस रात के बारे में। वह अपने अदाएं दिखाते हुए मेरे हाथ पकड़ ली, कहने लगी हम पीते हुए बात कर सकते हैं, कम ऑन। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी जो तुम जानना चाहते हो, मैं वादा करती हूँ, वह कही। मैंने ड्रिंक ली और फिर उसे रख कर कहा मैंने कहा था एक ड्रिंक लूंगा, अब मेरे सवालों का जवाब दो। वह मेरे हाथ को पकड़ ली, कहने लगी कैसा रहेगा अगर हम बिस्तर पर बात करें तो। मैंने उसके हाथ को झटक दिया, इतनी जल्दी नहीं, क्यों ना तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। 3 साल पहले उस रात में तुम और निशा एक साथ थे। अगर बात को और आगे बढ़ाऊं तो रात को 9 बजे मैं और तुम साथ में थे। मैं उसके गाल पर हाथ रखा और वह अपना सर हाँ में हिलाई। वह इस वक्त कहाँ पर थी, मैं पूछा, और रूबी ने कहा मुझे नहीं पता, शायद किसी ऐसे ही आदमी के साथ। मैंने पूछा कौन? उसने कहा मुझे नहीं मालूम अर्जुन, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया। मैंने कहा तो तुम जो कह रही हो कि तुम और मैं रात 9 बजे एक साथ थे, सही कहा ना?
मैं उससे पूछा। हाँ जरूर, वह जवाब दी। मैं उस रात को कभी नहीं भूल सकती। मैं सोचने लगा, रात को 9 बजे तो मैं ऑफिस में था, फिर उस रात रूबी मेरे साथ नहीं थी। मैं अपने सर पर हाथ रखकर सोच रहा था। वो पूछने लगी, स्वीटी क्या तुम ठीक हो? मैंने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ, शायद मैं थक गया हूँ। अच्छी बात है, चलो बिस्तर पर चलते हैं कहकर वो मेरा हाथ पकड़ ली। कहानी निशा की जुबानी। मैं अपनी बेकरी में कस्टमर को डिलीवरी दे रही थी। अचानक से मेरे मोबाइल में एक मैसेज आया। मैंने खोल कर देखा तो एक तस्वीर थी। उसमें लिखा हुआ था, अगर तुम और देखना चाहती हो तो हॉलिडे होटल में आ जाओ, रूम नंबर 606। उस तस्वीर को देखकर मुझे जोर का झटका लगा। मेरी सौतेली बहन मेरे पति के साथ चिपकी हुई थी। नहीं, यह नहीं हो सकता। मैं जल्दी से वहां से निकल गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था जब मैं उस होटल के सीढ़ियों से चढ़ रही थी। अर्जुन प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मेरे दिल को इस तरह से मत कुचलो, वह भी मेरी सौतेली बहन के साथ। मैं दुआ मांग रही थी। कमरा नंबर 606 के बाहर खड़ी थी। मैं जोर से सांस ले रही थी। दरवाजे पर कान लगाकर अंदर की आवाज सुनने की कोशिश की और फिर जोर से दरवाजा धक्का दिया। रूबी आखिर तुम क्या कर रही हो? अंदर का जो नजारा देखा, मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा पति कहाँ है? देखा बिस्तर पर एक स्वीपर था। मेरी बहन उसे देखकर बिल्कुल डर गई। उसे दूर धक्का दी। एक टकला मोटा सा आदमी उसके ऊपर था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह चीखी। वो आदमी कहा, मिस मैं यहाँ पर बस अपना काम कर रहा था। तुम मुझे पकड़कर अपने कमरे के अंदर खींच कर लेकर आई और मेरे साथ अपने तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अचानक से वह आदमी कहने लगा, बहुत अच्छा वक्त बीता। मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, पर मैं राउंड 2 के लिए तैयार हूँ। मेरी बहन उस पर चिल्लाई, निकल जाओ। वह आदमी बिस्तर से उतरते हुए कहा, पागल औरत। उस आदमी के निकलते ही मैंने अपनी बहन से पूछा, क्या तुम ठीक हो? उसने कहा, मुझे पता है तुम्हें यह देखकर बहुत मनोरंजन हो रहा होगा, लेकिन तुम बस इंतजार करो। मैंने कहा, तुम बस एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह बजती रहती हो। वह कही, मैं उसे वापस ले लूंगी जो मेरा है, और मैं गुस्से से वहां से निकल गई। मैं दुकान पर आकर शॉपिंग कर रही थी। मेरा पति दौड़कर वहां पर आया। सोना, मुझे पता है तुम होटल में गई थी, मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। वो हाँफते हुए कहा, रूबी ने तुम्हें फंसाने की कोशिश की। मुझे पता है, मैं कही। वह पूछा, तो तुम गुस्सा नहीं हो? मैं उसे देखकर सर हिलाई। कही, मैं क्यों होंगी जब तक तुमने कुछ नहीं किया होगा। पर तुम उससे ऐसे मिलने क्यों गए थे? मैं पूछी। मेरे पति ने कहा, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। निशा, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? मैं उसकी आंखों में देखने लगी। यह बहुत खूबसूरत है, ऐसा लगता है उसकी आंखों में देखते ही रहूं। मैंने मुंह से कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सर हिलाई। उसे इजाजत दी। मैंने एक गहरी सांस ली। मेरी सांस कांप रही थी। मैं घबरा रही थी। यह हमारी पहली किस नहीं थी। उस रात शराब के नशे में हम दोनों ने किस की थी। उसने मेरे गाल को पकड़ा और धीरे धीरे मेरे करीब होने लगा। मैं अपने सर को थोड़ा टेढ़ा किया। ऐसा लगा आसपास की दुनिया ठहर गई हो। मुझे पता है इसका नतीजा क्या होने वाला है और पीछे नहीं हट पाऊंगी। उसने अपने होठों से मेरे होठों को हल्का सा छुआ। धीरे धीरे मुझे चूमने लगा। बिल्कुल स्वर्ग जैसा महसूस हो रहा था, जो मैं महसूस करना चाहती थी। उसने मेरे कमर को पकड़ लिया, मुझे करीब किया और मुझे फिर से चूमने लगा। उसकी किस का जवाब देने लगी। वह धीरे धीरे मुझे चूम रहा था और हम दोनों बिल्कुल खो गए। मुझे नहीं लगा था उसे चूमने से मैं इतना संपूर्ण महसूस करूंगी। मुझे उसकी जरूरत है। मेरा दिल लगभग फटने को था। उसका नाम मेरे मुंह से निकला, अर्जुन। जैसे कि मैं चाहती थी यह पल कभी खत्म ना हो। मेरा दिल उसके लिए चीख रहा था, मुझे पागल बना रहा था। वह दूर हट गया। पूछा कि हम ठीक हैं। मैंने अपना सर हिलाया जब मेरे गाल बिल्कुल लाल हो गए। दोस्तों, अर्जुन ने निशा को अब तक अपनी सच्चाई नहीं बताई है। क्या होगा अगर निशा को ये सच्चाई कहीं और से मालूम चले तो? जानने के लिए इसके आखिरी एपिसोड में मेरे साथ जरूर बने रहें और इसका पिछला एपिसोड मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। दोस्तों, लाइक करके चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू।